जो है पॉलिटिकल थ्योरी में तीन कॉन्सेप्ट को देखेंगे मेनली, जो हमारा प्रॉपर्टी है, पावर है और स्टेट है। ये स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों का? यस सर। यस सर। ओके। माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसे हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब होता है और कौन से थिंकर्स ने, मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आता है कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कौन से थिंकर्स ने क्या कहा है ना, कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट का, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, मिशेल फूको ने उस पे स्टेट पे क्या कहा है। तो ये एक लाइन है, स्टेटमेंट है लियोन टॉट्स्की का कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द स्टेट बट द स्टेट इज सर्टेनली इंटरेस्टेड इन यू। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट और गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, सपोज अगर हम थियोरेटिकली प्रैक्टिकली लेके समझें तो जो इंडिया है वो पूरा एक स्टेट हो गया, और जो नरेंद्र मोदी है वो उनका गवर्नमेंट हो, जो बीजेपी रूलिंग पावर है वो गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे तो जो स्टेट हुआ वो एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, और जो गवर्नमेंट है वहाँ पर हमेशा चेंज होते रहता है। तो यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द स्टेट बट द स्टेट इज सर्टेनली इंटरेस्टेड इन यू। तो व्हाट इज द स्टेट? तो मैक्स वेबर का सबसे पहला सबसे फेमस जो लाइन आप लोग पढ़ते ही होंगे कि वो है द मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स विद इन ए कॉमन टेरिटरी। तो मैक्स वेबर के स्टेट के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें आती है, टेरिटरी हो गया, और फिर मोनोपोली ऑफ द मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस और लेजिटिमेसी। मतलब स्टेट जब भी आया तो उसका मतलब है कि फिक्स टेरिटरी होगा, उस टेरिटरी के अंदर जो भी फिजिकल वायलेंस होगा, इस प्रकार का भी कोई वायलेंस अगर क्रिएट होगा, यदि किसी को दंड देना है, यदि किसी के कोई क्राइम किया है उसको पनिश करना है, तो वो स्टेट ही कर सकता है और कोई दूसरा बॉडी नहीं कर सकता। हम, आप या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है, स्टेट का ही बॉडी करेगा। और तीसरा लेजिटिमेसी, जो जो मोनोपोली होता है फिजिकल वायलेंस का, उसको लेजिटिमेसी, वो लेजिटिमेट होता है, मतलब लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल वायलेंस। मतलब उसको लेजिटिमेट कौन करता है? तो हम लोग करते हैं, जो सिटीजन होता है, जो पीपल होते हैं, जो उस कॉमन टेरिटरी के अंदर जो पॉपुलेशन होता है वो उसको लेजिटिमेट करता है। तो ये मैक्स वेबर का स्टेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस है। नॉर्मली ऐसे आ जाता है सेंटेंस उस एग्जाम में कि किसने कहा है कि मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स विद इन ए कॉमन टेरिटरी या लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो मैक्स वेबर का ये कॉन्सेप्ट है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स इन 1933, तो उसने स्टेट्स के चार एलिमेंट्स बताए थे, और वो क्या था? पहला था डिफाइंड टेरिटरी, दूसरा था गवर्नमेंट, और तीसरा था परमानेंट पॉपुलेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस होनी चाहिए। तो यदि कोई भी एक टेरिटरी के लोग अपने आप को स्टेट अगर डिक्लेयर करना चाहता है तो उसको चार चीज होना चाहिए। पहला है डेफिनेट, एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए कि हाँ हमारी ये बाउंड्री है और हम इस बाउंड्री के अंदर अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए, कि जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेसी होना चाहिए लोगों के द्वारा। अब मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है और भी पार्टीज है, और सब अपने आप को बोले कि हम गवर्नमेंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो होना चाहिए। तीसरा है परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और चौथा है कि जो स्टेट है उसका इंटरनेशनल रिलेशंस होना चाहिए दूसरे तीसरे कंट्रीज के साथ। तो ये स्टेट के चार एलिमेंट हैं जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स में जो है वहाँ पे एक्सेप्टेड किया गया था। तो जब भी हम स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे उसका ह्यूमन नेचर से काफी लिंक होता है, कि जो थिंकर्स ह्यूमन नेचर को कैसे देखता है उसी के डिपेंड पे फिर वो स्टेट को डिफाइन करता है। सपोज दैट हॉब्स ने ये सोचा कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश और इगोइस्टिक होता है। तो वो क्या बोला कि क्योंकि ह्यूमन नेचर सेल्फिश और इगोइस्टिक होता है तो इसीलिए स्टेट को अनफेटेड पावर होना चाहिए, अनलिमिटेड पावर होना चाहिए, ताकि वो हमारे ह्यूमन नेचर जो सेल्फिश और इगोइस्टिक है इसको कंट्रोल कर सके। फिर वही अगर हम गांधी को देखें तो गांधी ऐसा मानते थे कि जो ह्यूमन नेचर है कोऑपरेटिव है और बेस्ड ऑन लव एंड एम्पैथी। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा, और उन्होंने ऐसा स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया कि जो हमें हमारे लाइफ में स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तो ह्यूमन नेचर से काफी लिंक होता है कि कौन से थिंकर ने ह्यूमन नेचर को कैसे देखा है, और उसके बेसिस पे फिर वो स्टेट को, उसके इंटरफेरेंस को डिफाइन करता है कि स्टेट जो है वो कितना इंटरफेयर हमारे लाइफ में कर सकता है या नहीं कर सकता है। सोशल कॉन्टेक्ट ट्रेडिशन तो बहुत ही बेसिक है, ये सब जानते होंगे
कि जो हॉब्स लॉक रूसो का पूरा थ्योरी है, उससे पहले जो ऐसा था कि डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट, कि जो रूल कर रहा है वो उसको कहाँ से पावर मिला है, तो किंग से पावर मिला है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट में ये आया कि जो स्टेट है उसको हमने मैन्युफैक्चर किया है, जो लोग हैं उन्होंने अपने कंसेंट से स्टेट को बिल्डअप किया है। तो स्टेट जो है वो हमारे बाद आया है, मतलब स्टेट हमसे पहले नहीं था। तो हॉब्स का ये कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स विद देयर कंसेंट, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोग बैठे। तो उसके बाद ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखेगा कि हॉब्स लॉक रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में थे। पीपल और लॉक्स का क्या था कि पीपल हैव द राइट टू फाइट एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द स्टेट। नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट था जो स्टेट का, कि जो हॉब्स में था कि स्टेट को हम अपोज नहीं कर सकते, अगर एक बार बना दिए तो फिर बना दिए। लॉक में था कि आप अपोज कर सकते हैं यदि आपके वो 3 नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में अनसक्सेसफुल रहा है। और वो नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट था स्टेट का, कि जो स्टेट है वो केवल उसका काम इन तीनों राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट है, मतलब बस रखवाली करेगा हमारी। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट था रूसो का था, दैट स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। जो लोगों का जनरल विल है, जो रियल विल और एक्चुअल विल दो होता है, और जो जनरल विल है वो जो रियल विल होता है उसका सम होता है जनरल विल। तो ये जो कॉन्सेप्ट था रूसो का, वो उन्होंने ये माना कि जो स्टेट है वो लोगों के ही जनरल विल का रिजल्ट है। लेकिन इसका एक टोटलिटेरियन मैनिपुलेशन था, वो ये था कि जो इसमें ये था कि जो लोग हैं वही अपने विश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट जो है स्टेट जो भी कर रहा है, और जो स्टेट है वो लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो क्योंकि हमारे ही विल का स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, तो हम अपने ही विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं इन। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यदि हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं तो फिर वो स्टेट जो है कहीं ना कहीं एक टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में हॉब्स लॉक रूसो का कॉन्सेप्ट था स्टेट का। यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट जो है स्टेट को इस ग्राउंड पे जस्टिफाइड करता है कि ये ग्रेटर एंड मोर हैप्पीनेस देन एनी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो यूटिलिटेरियन थ्योरिस्ट का ये मानना है कि यूटिलिटेरियन मतलब जब भी आए तो प्लेजर और पेन का कॉन्सेप्ट है, प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है और पेन को मिनिमाइज करना है। हर वो सिस्टम, हर वो थ्योरी, हर वो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस जो हमारे प्लेजर को मैक्सिमाइज कर दे, वो यूटिलिटेरियन उसके पक्ष में जाएंगे। तो उन्होंने स्टेट को इस ग्राउंड पे जस्टिफाइड किया कि कोई भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है स्टेट से ज्यादा हैप्पीनेस नहीं रह सकता है, इसीलिए स्टेट जस्टिफाइड है। लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट में दो टाइप का यहाँ पे एक दो टाइप से लोग जो है डिफर करते हैं, थिंकर्स जो है डिफर करते हैं। तो निगेटिव कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। निगेटिव लिबर्टी में क्या होता था, ये होता है कि जो स्टेट है उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो आपका निगेटिव लिबर्टी सिक्योर। और पॉजिटिव लिबर्टी में है कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद से रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको रियलाइज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हमें स्टेट प्रोवाइड कराएगा ताकि हम अपने हायर सेल्फ को रियलाइज कर सकें। तो यहाँ स्टेट इंटरफेरेंस करेगा थोड़ा बहुत, और निगेटिव लिबर्टी में नहीं करेगा। तो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट में यहीं पे मतलब दोनों में जो है डिबेट चलता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस कितना होगा। तो स्टेट शुड नॉट इम्पोज इट्स ऑन कंसेप्शन ऑफ गुड ऑन द सिटीजन, it must ensure the freedom and liberty of people so that they can pursue their ends freely. But liberals are divided amount of interference पे, कितना इंटरफेयर हमको करना है। लिंक दिस टू द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो जानते होंगे आप लोग, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कितना इंटरफेयर करना है। तो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट में यही है पूरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास स्टेट मार्क्सिज्म। एग्जाम्स में मेनली जो स्टेट अगर आ रहा है तो क्लास स्टेट मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हीगल है और मार्क्स है। हीगल का कॉन्सेप्ट पता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। तो जो हीगल था उनका ये मानना था कि जो फ्रीडम है उसको हम कंप्लीटली तभी रियलाइज कर पाएंगे जब हम स्टेट के एंटिटी में आएंगे। तो हीगल कहीं ना कहीं जो स्टेट को है वो एक ग्लोरीफाइड स्टेटस पे रखता था कि वो सबसे बड़ा है, और हम अपने फ्रीडम को एक्चुअल अगर फ्रीडम को रियलाइज करना है तो वो स्टेट के एंटिटी में ही हम रियलाइज कर सकते हैं, और वो हम फैमिली या सिविल सोसाइटी में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, सब कुछ सही से जा रहा है आवाज वगैरह ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you slow a bit? ओके। उसके बाद फिर हीगल का यही था कि स्टेट इज द एथिकल स्फीयर ऑफ यूनिवर्सलिटी, फ्रीडम एंड इंटीग्रेशन, पीपल रियलाइज देयर फ्रीडम ओनली इन द स्टेट। तो ये हीगल का कॉन्सेप्ट था जो स्टेट को ग्लोरीफाइड करके एक सुपर मतलब एक स्ट्रक्चर पे रखता था, जहां पे उनका ये मानना था हीगल का कि हम उसके अपने फ्रीडम को उसी में रियलाइज कर सकते हैं। कंपेरेटिव फैमिली और सिविल सोसाइटी में पार्शियल रियलाइजेशन होता है,
और कंप्लीट यदि रियलाइज करना है तो वो स्टेट में होता है। लेकिन जो मार्क्स है वो बिल्कुल विपरीत हो गया किसके, हीगल के। तो मार्क्सियन स्टेट में हम दो प्रकार के स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को दिमाग हमेशा जो है याद रखना चाहिए। पहला जो टाइप मार्क्सियन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में देखने को मिलता है, जिसमें ये स्टेटमेंट फेमस है, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज बट ए कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बुर्जुआजी। मतलब जो स्टेट है वो टोटली क्या है, जो कैपिटलिस्ट है, जो बुर्जुआजी है, उसका एजेंट है। मतलब स्टेट के पास अपना कोई ऑटोनॉमी पावर नहीं है, वो टोटली क्या बोल रहा है, जो बुर्जुआजी है, जो जो कैपिटलिस्ट है, जो बोलता है वो स्टेट करता है, उसके पास अपना कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया। लेकिन 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट में उसने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कुछ समय के बाद इवेंट्स हुए थे उसको एनालाइज किया था इस बुक में। उसमें उन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट किया था, जो कि बाद में मिलीबांड और पोलंजाज ने एक्सपेंड किया। ये बस रखना है दिमाग में कि किसने एक्सपेंड किया, तो मिलीबांड एंड पोलंजाज ने। तो रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट में ये था कि जो स्टेट है उसके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती है, वो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट बुर्जुआजी के कहने पे काम नहीं करता है, बल्कि अपनी उसकी ऑटोनॉमी होती है। लेकिन मार्क्स ने साथ में ये भी ऐड किया कि वो अल्टीमेटली जो क्लास स्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन करके रखता है, और एंड में जो है वो कहीं ना कहीं जो बुर्जुआजी है उसी के इंटरेस्ट को बेनिफिट करता है। लेकिन ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत होती है। तो पहले में था कि बिल्कुल ऑटोनॉमी नहीं होती है, कंप्लीट एजेंट होता है बुर्जुआजी का जो कैपिटलिस्ट है, और दूसरे में कि ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत होती है लेकिन अल्टीमेटली जो क्लास स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट करके ही रखता है। और इसी डिबेट को आगे चल के 1970s की डिकेड में मिलीबांड और पोलंजाज ने एक्सपेंड किया था। अब हम लोग देखेंगे फेमिनिस्ट स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। तो लिबरल फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट मेन यहाँ पे हम दो लेते हैं। तो लिबरल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि स्टेट इंटरवेंशन इन प्रोमोटिंग इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, लाइक रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन पार्लियामेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड सो फॉर्थ। तो लिबरल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि स्टेट नेसेसरी है और स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, फैमिली में होना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लाइफ में होना चाहिए, और स्टेट इंटरवीन करके जो इक्वलिटी है उसको मेन और वुमेन के बीच में उसको प्रमोट करे, उसको एक्सपेंड करे। तो यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन, लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है कि स्टेट का इंटरवीन करके मेन और वुमेन के बीच में इक्वलिटी को एक्सपेंड करे, जैसे कि पार्लियामेंट में सीट्स का रिजर्वेशन रखे, एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेल पावर के रूप में डिपिक्ट करते हैं, और उनका मानना है कि थ्रू लॉ द स्टेट मेंटेन वुमेन सबऑर्डिनेशन एंड साइलेंस। तो रेडिकल फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जो स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है मेल पावर का, और लॉ के थ्रू, लॉ को बना करके स्टेट जो है कहीं न कहीं जो वुमेन का सबऑर्डिनेशन और साइलेंस है उसको सोसाइटी में मेंटेन करके रखता है, और स्टेट कोई स्टेटस क्वो जो होता है उसको चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो ये फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट था। अब ये लास्ट वाला है गवर्नमेंटलिटी, मिशेल फुको, उसको हम पावर में भी समझाएंगे गवर्नमेंटलिटी क्या होता है। तो मिशेल फुको का यह है कि स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंटलिटी एज ए रैशनल ऑफ गवर्निंग दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ मंडेन डेली प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ऑर्डरिंग। तो मिशेल फुको, गवर्नमेंटलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। अब गवर्नमेंटलिटी क्या है कि अच्छा हम पावर में जाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे, चलते ही। तो ये अच्छा इसको छोड़ देते हैं, पावर में ही समझाएंगे अच्छे से। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मेनली जो है वो इन्हीं सब थिंकर्स को, जब भी आप स्टेट पढ़ें कोई भी बुक से पढ़ें, तो इसी थिंकर्स को ध्यान में रखना है कि मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन वाले क्या कर रहे थे, यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेट को। यस, सर आप फूको का कंसेप्ट एक बार और समझा प्लीज। हाँ अभी हम समझाएंगे, पावर में आएंगे तो उसको हम फिर से डिटेल में बताएंगे। ओके सर। तो जब भी आप बुक को पढ़ें या जो क्वेश्चंस बनाएं तो क्वेश्चन इसी थीम पे आपको आएगा। तो क्वेश्चन जो है इस थीम से बाहर मैक्सिमम नहीं जाने वाला है। स्टेट अगर आएगा तो यही सब आएगा, क्लास स्टेट क्या है, मार्क्सियन कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरल थ्योरी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन क्या है। फेमिनिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिशेल फुको वाला कॉन्सेप्ट अभी हम समझाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, प्लीज प्रोसीड। या थैंक यू, ठीक है।
स्टेट के कॉन्सेप्ट को अगर हम फोको का समझेंगे तो उसको पावर से अटैच करना जरूरी है। फोको ने पावर पे क्या कहा था कि दैट पावर इज नॉट रिप्रेसिव बट इट इज प्रोडक्टिव, इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिटी एंड सब्जेक्टिविटी। Productive and capillary have different meanings in Foucault's conception. Power is everywhere and the state uses it to construct the subject according to dominant norms. Power is not embodied in any institution or a group of people, it is exercised as a technique. तो जो पावर है स्टेट का वो जो है किसी एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। सपोज दैट अगर हम मान लें जो पुलिस फोर्स है सिर्फ उसी में पावर नहीं है, बल्कि स्टेट का जो पावर है उसके हर एक इंस्टीट्यूशन में है। और पावर को हम जो है डायरेक्टली देख नहीं सकते, उसको हम तभी देख सकते हैं जब वो एक्सरसाइज हो रहा था। और फुको ने जब ये कहा कि पावर इज प्रोडक्टिव तो उसका प्रोडक्टिव का सेंस बहुत ही अलग था। और उन्होंने ये कहा था कि जो पावर है वो पूरे सोसाइटी में फ्लो करता है, जैसे इकोनॉमिक में मनी फ्लो करता है वैसे ही पावर जो है हर एक जगह हमें देखने को मिलता है। और वो तभी देखने को मिलता है जब वो पावर को गवर्नमेंट या स्टेट का फोर्स एक्सरसाइज करता है। कैसे करता है कि वो पावर के थ्रू जो है हर एक चीज को कंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दैट कैपिटलिस्ट बुर्जुआजी नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी की पावर को यूज करके। सपोज दैट कि पावर इज एवरीवेयर, कॉन्सेप्ट है ना कि पावर इज एवरीवेयर, तो वही है कि पावर हर एक जगह है और वो किसी एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं है। और ये टेक्निक की तरह एक्सरसाइज किया जाता है जो डोमिनेंट नॉर्म्स है सोसाइटी का उसी के बेसिस पे हर एक चीज को ढालने के लिए। सपोज दैट कि हम कैसे कपड़ा पहनेंगे, हम कैसे खाएंगे, हमारे विशेष क्या होगा, हमारा विल क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, हम किस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, हम क्या पब्लिक स्पीच देंगे, हम क्या बोलेंगे। तो पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है कि जो डोमिनेंट नॉर्म, यदि हम डिबेट भी करेंगे तो हम डिबेट किस पे करेंगे, हम डिबेट इस पे करेंगे कि क्या कैपिटलिज्म हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म क्या है। तो इस प्रकार के पावर को एक्सरसाइज किया जाता है ताकि जो डोमिनेंट नॉर्म्स है सोसाइटी का उसी को जो है बरकरार करके उसी को जो है स्टेटस को मेंटेन किया जाए। तो उसी को अगर हम स्टेट वाले कॉन्सेप्ट से मैच करेंगे तो गवर्नमेंटलिटी जो है मिशेल फूको का वही है कि जो स्टेट जो है वो प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट एज ए रैशनल ऑफ गवर्निंग दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ मंडेन डेली प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ऑर्डरिंग। तो जो स्टेट है वो हमारे हर एक लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में दिखता है। सपोज दैट अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप में टैक्सेस लग रहा है और गवर्नमेंट वहाँ उस टैक्स से कंट्रोल कर सकता है कि लैपटॉप किसके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यदि कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा करके या इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके या कम करके इस बात को कंट्रोल कर सकता है कि मोबाइल किसके पास जाएगा और नहीं जाएगा। तो जो स्टेट है उसी प्रकार से पावर है, वो स्टेट पावर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक जगह एवरीवेयर है और स्टेट हमारे हर एक लाइफ में दिखता है। तो वही गवर्नमेंटलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है मिशेल फूको का यहाँ पे यूज होता है। ये जो है राजीव भार्गव के बुक में पावर वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर, तो राजीव भार्गव के बुक में पेज नंबर में याद नहीं आ रहा, तो उसमें गवर्नमेंटलिटी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिया है। पावर वाले चैप्टर में, स्टेट में नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया है, पावर वाले चैप्टर में अच्छे से दिया है। उसको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पावर को देखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रॉबर्ट डाहल का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कि ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी टू डू समथिंग विच बी वुड नॉट अदरवाइज डू। तो ये रॉबर्ट डाहल का फेमस स्टेटमेंट ना एग्जाम में आ जाता है कि ये किसने दिया है डायरेक्टली, हैदराबाद या जेएनयू बीएचयू के एग्जाम में, डीयू के एग्जाम में। डीयू में इतने क्वेश्चन नहीं आते, 5 में आते हैं। तो रॉबर्ट डाहल का इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है। तो यहाँ पावर ओवर डोमिनेशन ओवर अदर्स है, मतलब हम पावर को, वो तभी पावर होगा जब वो पावर हम किसी को डोमिनेट करने में यूज करें। सपोज दैट यदि हम पढ़ा रहे हैं और आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे और हम उसे पूछने नहीं दें, बोले कि नहीं तुम नहीं पूछ सकते हो, तो हम इसका मतलब हुआ कि हम अपने पावर को यहाँ पे एक्सरसाइज किए हैं इसके ऊपर, बी के ऊपर, और बी से वो काम करवाना चाहे जो बी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे पावर जो है वो एक प्रकार का निगेटिव कॉन्सेप्ट है, डोमिनेशन ओवर अदर। मतलब जब तक हम किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को डोमिनेट करके उससे वो काम नहीं करवाएंगे जो वो नहीं करना चाहता है, तब तक हम पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे। ये पावर ओवर का कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट है पावर टू का। तो ये हाना अरेंट और टालकट पर्सन दोनों का मैच करते हैं इसमें।
तो हाना अरेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि पावर एज एन इनहेंस्ड कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन। तो हाना अरेंट का कहना था कि इंडिविजुअली हम पावर को फील नहीं कर सकते, पावर तभी आता है जब वो कलेक्टिव एक्शन में देखने को मिलता है, जब ढेर सारे लोग साथ में आते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो ही वो पावर होता है, और जैसे ही वो लोग अलग अलग हो गए सब पावर खत्म हो जाता है, पावर वहां पे एंड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पावर टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसी में टालकट पर्सन आते हैं और टालकट पर्सन बोलता है कि वो डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ट्रेस्ड इट एज द एनालॉग ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक सिस्टम, पोजीशन ऑफ पावर सिक्योर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो टालकट पर्सन आके ये बोलता है कि जो जिस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम में मनी का वैल्यू है वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम में पावर का वैल्यू है। जब तक हमारे पास मनी है तो हम सिक्योर कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस आएंगे, हम इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करेंगे, हम क्या खरीदेंगे, हम क्या पहनेंगे, वो मनी से डिटरमाइन होता है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम में यदि हमारे पास पावर है तो हम सिक्योर कर सकते हैं कि हम जो है वो सिक्योर कर सकते हैं कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो पावर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी से रिलेटेड है। एग्जाम में मेनली ये आता है कि किसने जो है वो ऐसा बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी से जो है एनालॉग करके इकोनॉमिक सिस्टम में पावर को दिखाया। तो टालकट पर्सन, वन सेकेंड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। स्टीवन लिब्स का ने कहा कि एसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। तो स्टीवन लिब्स ये बोला कि जो पावर है वो एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पावर का कोई एक डेफिनेट मीनिंग नहीं है, पावर के अलग अलग मीनिंग है, कई डायमेंशन है और हर एक डायमेंशन का अपना मतलब होता है। तो पावर का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, तो वो क्या है? एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट है। तो उन्होंने पावर को 3 डायमेंशन बताया। एग्जाम में आएगा कि किसने जो है पावर के 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन किया, तो स्टीवन लिब्स किया है। तो क्या है पहला डायमेंशन? कि पावर में बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट ए मोर पावरफुल सेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल्ड ओवर अदर्स। तो जो पहला वाला रॉबर्ट डाल वाला है वो कहीं ना कहीं इस वाले में कंफर्म करता है कि पावर एक्सरसाइज होता है इस चीज को श्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो पावरफुल सेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिवेल कर जाए उन सेट ऑफ इंटरेस्ट का जिसका कि कम मतलब है या जो कम डोमिनेटिंग है, जिसके पास उतना पावर नहीं है। तो पावर को एक्सरसाइज करके हम एक पावरफुल सेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिवेल करवा देते हैं, उसको एक स्टेज पे पहुंचा देते हैं बाकियों से ऊपर। पावर इज द कैपेसिटी ऑफ सेटिंग द एजेंडा, ये पीटर बचराज और मॉर्टन बाराज का कॉन्सेप्ट था। तो इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि कैसे पावर जो है एजेंडा को सेट करता है। कहाँ पे करता है? डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन में। सपोज दैट एक न्यूज रूम में बैठे हैं, मीडिया न्यूज रूम में क्या डिस्कस होगा वो वहां का एजेंडा जो है कौन सेट कर रहा है वो पावर से डिटरमाइन होता है। और हो सकता है कि डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन में आने से पहले ही कुछ बातों को बाहर कर दिया जाए, उसको डिबेट डिस्कशन में आने ही नहीं दिया जाए। तो पावर वहां पे भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो पावर इज द कैपेसिटी ऑफ सेटिंग द एजेंडा। तो पीटर बचराज और मॉर्टन बाराज का ये कॉन्सेप्ट था। और तीसरा था कि पावर शुड बी अंडरस्टूड एज स्ट्रक्चरल वर्किंग इन वेरियस वेज टू शेप द वेरी परसेप्शंस ऑफ द पीपल। ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है उससे रिलेटेड था, है कि पावर जो है वो स्ट्रक्चरल है, कि मतलब स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर स्टेट में कौन किसके पास कौन पोस्ट पे बैठा है, कौन से वन सेकेंड तो ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चरल पावर ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये है कि जो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ क्या पोस्ट है, उसके बेसिस पे जो पावर का डिटर्मिनेशन होता है। और वहां पे बैठने वाले लोग वर्किंग इन वेरियस वेज टू शेप द वेरी परसेप्शंस ऑफ द पीपल। और वो जो स्ट्रक्चर में पावर होता है, तो स्ट्रक्चरल सिस्टम के थ्रू जो पावर को एक्सरसाइज किया जाता है वो लोगों के परसेप्शंस को ही शेप करने की कोशिश करता है। तो स्टीवन लिब्स का ये 3 कॉन्सेप्ट है। पावर में भी एक्सरसाइज जो रॉबर्ट डाल थोड़ा बहुत रिलेटेड है,
दूसरा है सेटिंग एजेंडा वाला, पीटर बचराज एंड मॉरन बारास का, और तीसरा जो है वो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है पावर का, जो कि वेरी परसेप्शन ऑफ द पीपल को शेप करने की कोशिश करता है। फिर मैक्स वेबर आएगा यहाँ पे पावर में भी, लेजिटिमेट पावर्स आर कॉल्ड ऑथोरिटी, बट हाउ कैन पावर बी लेजिटिमेट इफ देयर इज हेजेमन ऑफ ए सर्टेन क्लास। तो मैक्स वेबर ने कहा कि जो लेजिटिमेट पावर है उसको हम ऑथोरिटी कहते हैं। तो ऑथोरिटी क्या है? लेजिटिमेट पावर्स है। पावर लेजिटिमेट भी हो सकता है, इलेजिटिमेट भी हो सकता है। जो लेजिटिमेट पावर है वो ऑथोरिटी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई भी पावर लेजिटिमेट कैसे कहलाएगा जब किसी सर्टेन क्लास का सोसाइटी में हेजेमनी है। जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ग्रामसी से आया, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार का ऑथोरिटी मेनली बताया, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक एंड रैशनल लीगल। ट्रेडिशनल जो ऑथोरिटी है वो राजा महाराजा का था, जो डिवाइन थ्योरी पे बेस है। करिश्मेटिक ऑथोरिटी जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए या फिर महात्मा गांधी हो गए, या तो इस प्रकार का जो लीडरशिप होता है वो कैरिस्मेटिक होता है, वो किसी इंडिविजुअल के अपने कैरिश्मा पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो रैशनल लीगल है, जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न सोसाइटी में चल रहा है, वो रैशनल लीगल ऑथोरिटी। तो और होता है डिफेक्टो डिजोर। डिफेक्टो मतलब जो एक्चुअली एक्सरसाइज करता है पावर को, और जो डिजोर हो गया वो हो गया लीगल ऑथोरिटी। सपोज दैट अगर इंडिया में देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट है वो डिजोर हो गया, लीगल ऑथोरिटी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफेक्टो हो गया, एक्चुअली में वही एक्सरसाइज कर रहा है पावर को। तो ये एग्जाम कभी पे आता है, जरूरी नहीं कि आए। तो मैक्स वेबर का ये 3 हो गया, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड रैशनल लीगल। अब क्वेश्चन ये है कि जो पावर है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। तो ग्रामसी का एक कॉन्सेप्ट था हेजेमनी का। उन्होंने बोला कि पावर इज एक्सरसाइज थ्रू कोर्सन एंड कंसेंट। इसको जो है ग्रामसी का, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हम पढ़ाए थे, तो वीडियो लेक्चर्स ड्राइव लिंक में भी होगा, तो वहां जाके देख सकते हैं डिटेल में। ग्रामसी का एक पूरा क्लास ही है, उस पर लेक्चर है। तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, मतलब सोसाइटी में कुछ क्लास जो है वो हेजेमनी बना के अपना रखेगा। तो उसके थ्रू हो सकता है कि हम जो कंसेंट दिए हैं अपना, कि ठीक है तुम पावर को एक्सरसाइज करो, हो सकता है वो मेरा कंसेंट जो है वो कंसेंट से नहीं आकर के कर्सन से आ गया है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का जो मार्क्सिज्म है वो आकर के यहाँ पे क्वेश्चन रखता है कि जो हो सकता है जो हमें रूल कर रहा है, लग तो रहा है कि हमने कंसेंट दिया है, लेकिन हो सकता है हमने कंसेंट उसे नहीं दिया है। तो यही है कि जो लेजिटिमेट पावर दिख रहा है, हो सकता है वो लेजिटिमेट नहीं होकर के इलेजिटिमेट पावर, और यदि वो इलेजिटिमेट पावर है तो उसको ऑथोरिटी नहीं है रूल करने का। तो ये ग्रामसी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। हाँ, फूको वाला हम बता ही दिए थे। यही बात है, जो फूको का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सबसे एकदम ट्रेडिशनल ब्रेक कर जाता है, और वो ये बोलता है कि जो पावर है वो किसी एक ऑर्गन में है ही नहीं। पावर हर एक जगह दिखेगा नहीं, पावर किसी एक ऑर्गन में नहीं दिखेगा, ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं दिखेगा। पावर तभी दिखेगा जब वो एक्सरसाइज किया जाएगा, और वो हर एक जगह दिखता है। जो हमें पता है, लैपटॉप, पानी की बोतल, बुक्स में घूम रहे हैं, रोड पे, सड़क पे टोल टैक्स दे रहे हैं, तो वहां पे पावर है। ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं हम, पासपोर्ट बना रहे हैं, वीजा बना रहे हैं, और उस हिसाब से जो स्टेट है पावर को यूज करके डोमिनेंट नॉर्म्स को जो है जस्टिफाइड करता है, और डोमिनेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी को जो है ढालने की कोशिश करता है, सोसाइटी को उसी की तरह बनाने की कोशिश करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पावर का है। तो गवर्नमेंटलिटी, पावर, फूको, और याद रखिए पावर इज एवरीवेयर। पावर किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, एक्सरसाइज किया जाता है एज ए टेक्निक के रूप में डोमिनेंट नॉर्म्स को जस्टिफाइड करने। यहाँ तक दिक्कत किसी को? तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। यदि बुक में पढ़ने जाए तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना है। ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या? थोड़ा स्लो कर दीजिए। क्या सुब्रत अभी तक जहां पढ़ाए हैं इसमें क्या सब समझ में नहीं आया? सर वो एंड का पार्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। फूको वाला? हाँ सर। ठीक है, और किसी को? Sir, the point where power is structural, shapes perceptions of people, that point was not very clear. मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें भी प्रेजेंट करते वक्त कमेंट दिख नहीं रहा था। Okay.
अच्छा, स्टीवन ल्यूक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो स्टीवन ल्यूक्स ने 3 डायमेंशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया। 3 डायमेंशन ऑफ पावर में पहला पावर वही था कि पावर में बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट ए मोर पावरफुल सेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल ओवर अदर्स। तो ये जो Sir, are कॉन्सेप्ट है you presenting? Sir, are No, you no, I'm not presenting? presenting. Oh, okay. So the power may be exercised to ensure that a more powerful set of interests prevail over others. तो जो पहले हम बताए थे रॉबर्ट डाल वाला डेफिनेशन कि A has a power over B to extend that A can get B to do something which B would not otherwise do. तो ये एक प्रकार का डोमिनेशन है। जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो पावर ओवर कॉन्सेप्ट है, जो हम डोमिनेट करेंगे और अपने एजेंडा को, अपने सेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है दूसरे के सेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे पावर का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो पीटर बचराज और मॉरन बाराज ने दिया था, जो ये था कि सेटिंग ऑफ एजेंडा से रिलेटेड था। वो ये था कि पावर मे बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट सर्टेन इश्यूज इन ओपिनियन ऑप्शंस नेवर केम अप फॉर डिबेट फॉर ऑल। पावर कैन सेव द सेटिंग, ये मैं पढ़ रहा हूँ राजीव भार्गव की बुक से, रीड आउट करो लाइन को ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। पावर कैन सेव द सेटिंग ऑफ द एजेंडा फॉर डिबेट इटसेल्फ एंड एक्सक्लूड सर्टेन इश्यूज फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस व्यू ऑफ पावर इज पुट फॉरवर्ड बाय पीटर बचराज एंड मॉरन बाराज। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कुछ बातों को डिबेट और डिस्कशन में आने ही नहीं दिया जाए और इस प्रकार से जो है पावर जो है वो एजेंडा को सेट करने में यूज किया जा सकता है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है स्ट्रक्चरल वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैं लाइन को रीड आउट कर रहा हूँ। पावर बट ल्यूक्स आर्ग्यूज दैट power should be understood as structural and working in various ways to shape the very perceptions of the people. Power can work in a way that what people consider to be in their interest is, in fact, what is desired by those in power. People's real interests are hidden from them. In this view, power should be assumed to be operating even when there is no apparent conflict. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल, मतलब अगर पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में सपोज दैट अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो बैठा हुआ वहां पे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो चीजों को फॉलो करवाएगा, जो एक्शन डिसीजन लेगा, वो इस प्रकार का दिखाया जाएगा कि वो रियल विल है लोगों का, वो हमारे लोगों का, पीपल का इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली पीपल का इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनको दिखाया जाएगा कि पीपल का वो इंटरेस्ट है। तो वहां जो स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चरल सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो लोग बैठे हैं वो पावर को जो एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे ये तीसरा कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि हो सकता है कि वो जो डिजायर है वो दिखाया जा रहा है कि लोगों का है, लेकिन वो डिजायर लोगों का नहीं हो सकता। ये तीसरा कॉन्सेप्ट। दैट्स इट। और हाँ श्रेष्ठ, और कुछ इसमें? नहीं, नो। ओके, सुब्रत आपका क्वेश्चन था फूको वाला पावर से। यस सर। ठीक है, उसमें भी रीड आउट करके समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास टाइम है अभी, बस प्रॉपर्टी ही पढ़ना है, 1 घंटे भी नहीं। तो जो पहला ही लाइन है कि पावर इज नॉट रिप्रेसिव, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि जो पावर ओवर का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे पावर डज नॉट ऑपरेट बाय प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी वांट। फूको सी पावर एज प्रोडक्टिव, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्टिव का मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है। पावर इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय फूको एज कैपिलरी फ्लोइंग थ्रू आउट द सिस्टम लाइक ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी, कैपिलरीज ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में जैसे ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही जो पावर है सोसाइटी में हर एक ऑर्गन में दिखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो गवर्नमेंटलिटी का इन्वॉक करता है। उससे क्या मतलब है? गवर्नमेंटलिटी का मतलब ये है कि बाय गवर्नमेंटलिटी ही रिफर्स टू द इंक्रीजिंग होमोजेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम थ्रू ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी दैट इवॉल्व्स एंडलेस वेज ऑफ क्लासिफाइंग पीपल। तो गवर्नमेंटलिटी का मतलब बताइए हुआ, जो डोमिनेंट नॉर्म्स है सोसाइटी का, उसी डोमिनेंट नॉर्म्स के थ्रू स्टेट जो है पावर को यूज करके सोसाइटी को होमोजेनाइज करेगा, ताकि जो मॉडर्न ऑर्डर है या जो सोसाइटी में जो ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, जो डोमिनेंट नॉर्म प्रिवेल कर रहा है,
सभी लोग उसी के तहत जो है काम करना शुरू कर दें, उसी की तरह जो है अपने बॉडी को, अपने शेप को, अपने आइडेंटिटी को, अपने आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को उसी की तरह शेप करें, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं हो। Okay. तो गवर्नमेंटलिटी, माइक ऑफ कर दीजिए श्रेष्ठा। गवर्नमेंटली ऑपरेट्स थ्रू नॉर्मलाइजेशन by which Foucault means the processes through which every individual is made to conform to the dominant norm। वही है जो गवर्नमेंटलिटी है, वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे काम करता है कि जो सोसाइटी का डोमिनेंट नॉर्म है सभी लोगों को उसी के तहत जो है शेप कर दो। दैट इज द पावर। और वो पावर सिर्फ एक जगह से, एक आइडिया, एक पॉलिसी में नहीं देखने को मिलता है। वो सोसाइटी, स्टेट जो है उस पावर को हर एक जगह यूज करता है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, डिबेट में, डिस्कशन में, आपके पढ़ने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, आप क्या खाना चाहते हैं, आपका कल्चर क्या होगा, वो हर एक जगह यूज होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोपेगेटेड बाय द मिशेल फुको। और ये बहुत ही ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट था पावर का, जो उससे पहले जितना भी चल रहा था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, अब बुक का पेज नंबर बता सकते हैं, वो जो फुको वाला हाँ, आपने अभी ये पढ़ाया था। पेज नंबर 155 है और मेरे पास जो एडिशन है वो, क्योंकि एडिशन में पेज नंबर पावर में, पावर के चैप्टर में फुको ऑन पावर है तो वो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप बताओ कि यहाँ दो जो बनाए हम, स्टेट और पावर, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये आ रहा है ना स्क्रीन पे प्रॉपर्टी? यस सर। ओके, प्रॉपर्टी को स्टार्ट जब हम करेंगे तो प्लेटो से लेके चलते हैं। इसमें मेनली जो कौन कौन थिंकर ने प्रॉपर्टी पे क्या कहा है, ये बहुत ही छोटा ही है। प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक, फिर मार्क्स पे जाएंगे और लास्ट में लॉजिक पे जाके हम लोग कंक्लूड कर देंगे। प्रॉपर्टी में इतने को ही ध्यान रखना है। प्लेटो का ये मानना था कि जो प्राइवेट पोजीशन है टेंड्स टू मेक ह्यूमन बीइंग सेल्फिश। यदि हमें प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या होगा, सेल्फिश हो जाएगा। तो याद होगा कि प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लास में जो है डिवाइड किया था। गार्जियन क्लास में 2 लोग आ जाते थे, किंग और फिर सोल्जर, और तीसरे में फार्मर, ट्रेडर्स वगैरह आते थे। तो उन्होंने जो गार्जियन क्लास है उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया था और केवल फार्मर्स को दिया था कि जो फार्मर्स है उस पर खेती करेगा और बाकी दोनों क्लास को जो है वो फीड करेगा। तो प्लेटो का यही कॉन्सेप्ट था कि यदि हम किसी को प्राइवेट पोजीशन देते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हो जाता है, उसको अपने फीड करने के लिए फिर किसी पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ता है और फिर वो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो मेनली यहीं पे हो गया जो प्रॉपर्टी राइट्स था प्लेटो के कॉन्सेप्ट में, वो गार्जियन क्लास को नहीं था, केवल फार्मर्स क्लास को था। लेकिन उसी का डिसाइपल था अरिस्टोटल, क्रिटिसाइज किया प्लेटो को, बोला कि नहीं, और वो क्या इंडोर्स किया, इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो ऑनरशिप है वो आप इंडिविजुअल दे दीजिए और यूज जो होगा वो कॉमन होगा। ही सेज दैट लिस्ट केयर इज बेस्टोर्ड ऑन थिंग्स बिलोंगिंग टू मेनी इन कॉमन। उसने ये बोला कि यदि हम कोई भी चीज कॉमन में छोड़ देते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कोई भी उसका केयर नहीं करता है। नॉर्मली यही होता है ना, इंडियन रेलवेज अगर हम गए, अरे सरकार की चीज है, क्या है, गंदा करो। प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। तो अरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई चीज कॉमन में है तो उसका बहुत ही कम केयर किया जाता है लोगों के द्वारा। पार्क्स, पब्लिक पार्क हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको हम तोड़ फोड़ भी देते हैं जब राइट होता है या प्रोटेस्ट होता है किसी भी तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल का था, इसीलिए उसने बोला कि ऑनरशिप इंडिविजुअल दे दो, लेकिन ऑनरशिप इंडिविजुअल दे दो और यूज कॉमन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, सपोज दैट मैं नीतीश हूँ, तो हाँ ये जेएनयू का ये प्रॉपर्टी मेरा है, यूज सब करेगा जिसको जब जरूरत होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द एरिस्टोटल। और वो प्लेटो के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया कि यदि अगर हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका यूज अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। एरिस्टोटल इसके थ्रू एजुकेशन वगैरह को बोलता था कि एजुकेशन ला करके हम जो कॉमन ऑनरशिप है, जो कॉमन यूज का जो प्रिंसिपल है, उसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो प्लेटो एरिस्टोटल का यही कॉन्सेप्ट था। प्लेटो जो है प्राइवेट पोजीशन को क्रिटिसाइज करता था और केवल फार्मर क्लास को दिया था,
और जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो को क्रिटिसाइज किया और बोला कि इंडिविजुअल ऑनरशिप देकर के कॉमन यूज करवाओ, क्योंकि यदि कॉमन प्रॉपर्टी किसी का होगा तो क्या होगा, उसका लिस्ट क्लियर होगा और फिर उससे हम जो है प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते हैं। अब प्लेटो एरिस्टोटल के बाद मॉडर्न मेडाइवल टाइम्स में आते हैं तो जो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो जॉन लॉक जो है पता ही होगा 3 नेचुरल राइट्स दिया था, तो उसमें एक नेचुरल राइट्स ये भी था कि जो प्रॉपर्टी है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक नेचुरल राइट था और स्टेट का काम था कि वो प्रोटेक्ट करे लोगों के प्रॉपर्टी को। तो जॉन लॉक ने ये बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है, कितना भी कर सकता है जितना वो चाहे, लेकिन उसके 3 कंडीशंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन 3 कंडीशन था? 1 एक्यूमुलेट्स ओनली थ्रू देयर ऑन लेबर, यदि हम प्रॉपर्टी कमाएंगे तो हम केवल अपने लेबर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा था कि वॉट एवर वन एक्यूमुलेट शुड नॉट बी वेस्टेड, सपोज दैट हम उतना ही एक्यूमुलेट करेंगे जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा ना कि हम पूरे हिमाचल के सेब को ला करके रख दें अपने घर में और बोले कि ये सब मेरा हो गया। हम उतना ही हिमाचल के सेब को लाएंगे जितना हम खा सकते हैं। एंड द थर्ड कंसेप्ट है एनफ एंड एज गुड शुड बी लेफ्ट फॉर अदर्स, और इतना छोड़ के रखना है बाकी दूसरों के लिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा ना हो कि उसकी कमी के कारण उसका डेथ हो जाए। तो ये 3 कंडीशन लगाया था जॉन लॉक ने। पहला कंडीशन क्या था कि कोई भी कितना प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर सकता है, जॉन लॉक का मानना था, लेकिन 3 कंडीशन के साथ कि पहला कोई ऐसे ही एक्यूमुलेट करेगा जब उसके पास अपना लेबर होना चाहिए, अपने लेबर से ही एक्यूमुलेट कर सकता है। दूसरा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या था, एनफ एंड एज गुड शुड बी लेफ्ट फॉर अदर्स। कभी कभी ये फ्रेज नहीं आता है कि किसने जो है एनफ एंड एज गुड का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन पे लिमिटेशन लगाया था, तो जॉन लॉक ने लगाया था, ठीक है। लेकिन ये 3 कंडीशन तो देते हैं जॉन लॉक जी, लेकिन साथ साथ फिर वो 3 कंडीशन के अपने क्योर भी बताते हैं कि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। कैसे? जो पहला कंडीशन है 1 एक्यूमुलेट्स ओनली थ्रू देयर ऑन लेबर, तो यहाँ पे लॉक ये बोलता है क्योंकि जो लेबर है मार्केट में, मार्केट जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, जो कि जॉन लॉक क्लासिकल लिबरल ऑफ कॉन्सेप्ट में थे, क्लासिकल लिबरल कहा जाता है जॉन लॉक को। तो उन्होंने ये बोला कि जो लेबर है मनी मार्केट में आप पैसे से खरीद सकते हैं। तो सपोज दैट मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो हम नॉर्मली पैसा ले करके जितना लेबर चाहे खरीद सकें, और उस लेबर जब वो हमारा हो गया और उस लेबर को यूज करके हम जितना चाहे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला लिमिटेशन खत्म। दूसरा लिमिटेशन था कि whether one accumulate should not be wasted। अब उसका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी जो गुड्स है उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मनी के इन्वेंशन के बाद। तो जब हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वेस्टेज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जिसको जितना एक्यूमुलेट करना है करो, क्योंकि चीजें वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मनी। सपोज दैट हमको जितना कश्मीर का सेब लाना है हम ला सकते हैं, लेकिन वो सड़ने गलने पचने से पहले उसको हम मनी में बेच करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कितना भी ग्रेन को, गेहूं को, धान को अपने स्टॉक में रख सकता है और जब मन चाहे उसको वो पैसे से जो है मनी में कन्वर्ट कर दे, बस वेस्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो था कि एनफ एंड एज गुड्स शुड बी लेफ्ट फॉर अदर्स, उसमें जो है लॉक ये बोलता है कि लैंड होता है और लेबर होता है, 2 चीज होता है। तो उसमें लॉक ये बोलता है कि जो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 90% जो वैल्यू कोई अगर देता है तो वो लेबर देता है, और केवल 10% वैल्यू लैंड का है। तो जमीन जो है वो खाली है, कोई मतलब का नहीं है जब तक उस पर लेबर काम करके उसको प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो और लेबर को जो है मनी से हम खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से एनफ एंड एज गुड वाला कॉन्सेप्ट भी जो लिमिटेशन था वो खत्म हो गया, ठीक है। ये समझ गए क्या था जॉन लॉक का 3 लिमिटेशन, और तीनों का फिर वो खुद जो है अपने बुक में ही वो उसका सॉल्यूशन भी बता देता है। Yes, sir. सर थर्ड लिमिटेशन का जस्टिफिकेशन फिर से बता दीजिए। थर्ड लिमिटेशन का जस्टिफिकेशन ये है कि जो लॉक बोला अगर कोई लैंड है, प्रोडक्शन हुआ उस पे, तो जो 90% वैल्यू है वो लेबर दे रहा है और केवल 10% वैल्यू जो है वो लैंड दे रहा है, जो जमीन है, प्रॉपर्टी जो है। अब 90% वैल्यू जो लेबर दे रहा है उस लेबर को हम मनी से बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब मनी को हम लेबर को मनी से बाय कर सकते हैं तो हम कितना भी, और 90% वैल्यू केवल लेबर क्रिएट कर रहा है, तो इस कारण से ये जो एनफ एंड एज गुड वाला कॉन्सेप्ट है ये भी खत्म हो। ओके ठीक है सर। हाँ
इसमें किसी को कन्फ्यूजन? Yes, sir. अब ये वाला जो वैल्यू है ना, लॉकियन थ्योरी ऑफ लेबर, इसी को मार्क्स दूसरे तरीके से अपने थ्योरी में इंटरप्रेट करता है कि जो लेबर है, लैंड और लेबर में जो लेबर है वो वैल्यू क्रिएट करता है, ना कि लैंड वैल्यू क्रिएट करता है। तो मार्क्सियन कंसेप्ट में जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन का टूल होता है वो दो होता है। The main method of acquiring property under capitalism is through the appropriation of the products of labor. So the wage labor does not create property for the laborer, it creates capital. All means of production get concentrated in the hands of class of capitalists with the help of the legal mechanism of private property rights. Marx names this process primitive accumulation. एक मिनट। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें दो चीज है। एक तो कैपिटल है, किसके पास लैंड है, किसके पास मशीन है, वो कैपिटल हो गया, और दूसरा लेबर हो गया। तो कैपिटल और लेबर मिलके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, सपोज दैट प्रॉपर्टी हो गया ना, तो वो वाला क्या कॉन्सेप्ट हो गया जो लॉक में था कि जो प्रॉपर्टी हो गया वो लैंड हो गया। मार्क्स में आएंगे तो वही कैपिटल हो गया। तो उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी, लैंड का ही बात नहीं, लैंड है, मशीन है, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो ये चीज है कैपिटल में आता है। और लेबर हो गया जो वर्किंग फोर्स, जो वर्किंग क्लास जो लेबर करेगा। तो जो कैपिटल है उसका एक्यूमुलेशन कर लिया गया, किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा। जो बड़े बड़े फोर्सेस हैं वो कैपिटल पे कब्जा कर रहे हैं, इस पे तो लैंड पे, मशीन पे। ठीक है, लेकिन वो लैंड और मशीन से तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा जब तक लेबर नहीं आएगा। ठीक, लॉक ने ये बोला कि जो लेबर है वो 90% वैल्यू क्रिएट कर सकता है, और लेबर को मनी से हम खरीद सकते हैं, इसीलिए हमको जो है वो प्रॉपर्टी अनलिमिटेड अमाउंट में हम एक्वायर कर सकते हैं। मार्क्स ये बोला कि प्रोडक्शन जो है, कि प्रोडक्शन में कैपिटल का कोई वैल्यू नहीं है, लेबर का वैल्यू है। और लेबर यदि, और उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में, क्योंकि वैल्यू लेबर क्रिएट करता है, लेकिन उसको एप्रोप्रिएट कर दिया जाता है किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट फोर्स के द्वारा। यदि लेबर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए लेबर क्लास को जो है यूनाइट होना चाहिए, और फिर बाकी अपनी उसकी अलग थ्योरी है, रिवॉल्यूशन होना चाहिए। इसमें मार्क्स ये बोलते हैं कि जो वेज लेबर है वो जितना अधिक प्रोडक्शन करेगा, जितना अधिक प्रोडक्शन करेगा, जितना अधिक प्रॉपर्टी को क्रिएट करेगा, वो कैपिटल को क्रिएट करेगा। और वो कैपिटल लेबर के हाथ में नहीं जाकर के फिर से कैपिटलिस्ट फोर्स के हाथ में ही जाएगा। और जब वो फिर से कैपिटलिस्ट फोर्स के हाथ में ही जाएगा तो उस सिस्टम में जो वर्किंग क्लास है उसका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन ही होगा, उसका कभी भी इमेंसिपेशन उस सिस्टम से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्क्स ने ये बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको खत्म कर देना चाहिए। और प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गेट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट विद द हेल्प ऑफ द लीगल मैकेनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स का जो लीगल मैकेनिज्म बनाया गया था क्लासिकल लिबरल्स के द्वारा, वो एक प्रकार का एक तरीका था ताकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट के हाथों में कंसंट्रेटेड रहे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथों में कंसंट्रेटेड रहे, और वही सारे रिसोर्सेज को अपने के पास रखे, और वर्किंग क्लास का उस सिस्टम में एक्सप्लॉइटेशन होता रहे। ठीक है, इसको मार्क्स ने क्या कहा था, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। तो मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स का समझ में आ गया। तो पता ही होगा कि मार्क्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के अगेंस्ट थे और कॉमन ओनरशिप की बात करते थे। ये समझ में आ गया? क्या हाँ फिर से सर, बताएं? समझ में आ गया। लास्ट वाला है रॉबर्ट नॉजिक का। रॉबर्ट नॉजिक ने लॉक के आइडिया जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को, उसी को रिवाइव किया। नॉजिक जब भी आया तो दिमाग में रखना लिबर्टेरियन राइट्स। ठीक है, जॉन रॉल्स के जो अगेंस्ट आता है। जॉन रॉल्स जो लिबरल इगैलिटेरियन थ्योरिस्ट थे, और नॉजिक जो है उसके रिस्पॉन्स में एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लिखा था।
जो कि एक लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट था। जब भी लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट आ गया तो इसका मतलब है वो निगेटिव लिबर्टी वाले कंसेप्ट में है, पॉजिटिव लिबर्टी वाले में नहीं है। मतलब इंटरफेरेंस जो स्टेट का नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये बोलता था जो टैक्सेशन है वो क्राइम है, जब बिना आप कंसेंट के लोगों को उस पर टैक्स करते हैं तो वो एक प्रकार का क्राइम होता है, ठीक है। और जो रॉबर्ट नॉजिक का पूरा आइडिया था वो किस पे था, हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उसी प्रकार से हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें उनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो पुराने समय से चली आ रही है, हिस्ट्री से हमारे पास है, तो हम उसके इंटाइटल्ड हैं, ठीक है, वो हमारे ही पास रहना चाहिए। ये नहीं कि सोसाइटी में किसी प्रकार का और कंसेप्ट आया, कोई गवर्नमेंट आया और हमारी प्रॉपर्टी को हमसे छीन करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दिस इज नॉट फेयर एज पर रॉबर्ट नॉजिक। लिबर्टेरियन थ्योरीज था, ऑब्वियस सी बात है, वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करेगा, स्टेट के इंटरफेरेंस को कम करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करेगा। तो लेकिन नॉजिक ने एक क्राइटेरिया दिया कि जस्टिफाइड कैसे करोगे तुम, अगर किसी के पास कोई इंटाइटलमेंट है तो वो फेयर है कि अनफेयर है, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया दिया। वो पहला क्राइटेरिया था थ्योरी ऑफ जस्ट एक्विजिशन ऑफ होल्डिंग्स। तो जो होल्डिंग होगा, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसका एक्विजिशन जो हम उसको अपने पास रखेंगे वो जस्ट होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए। थ्योरी ऑफ जस्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स, यदि हमने प्रॉपर्टी किसी से लिया है तो वो जस्ट ट्रांसफर होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए। अनजस्ट में क्या सवाल आता है, थेफ्ट आ जाता है, चोरी करके या डरा के, धमका के, लाठी से, बंदूक से, गोली से। वो जो वो अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग नहीं होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। जस्ट में पैसे से होना चाहिए, एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए, तो वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग है। और तीसरा है थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेशन। वो ये बोला कि सब चलो ठीक है, तुम अनजस्ट तरीके से प्रॉपर्टी को ले लियो अपने में, लेकिन रेक्टिफाई करो उसको, कि जो पुराना अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स था उसको हम अब जो है हमारे पास चलो आ गया है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। मतलब रेक्टिफाई का मतलब ये हो गया कि पुरानी गलतियों को ठीक करेंगे। कि अगर हम डरा धमका के हमने प्रॉपर्टी को छीना था तो उसको हम जो है, लेकिन हमने रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ा था अपने कोर्स में, लेकिन उसने थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेशन में हमें कुछ मिला नहीं कि रेक्टिफाई आखिर एक्चुअली हम करेंगे कैसे, कि हम सब कुछ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हम वापस कर देंगे, या जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी कमाई का हिस्सा देंगे। तो ऐसा कुछ हमें उसमें मिला नहीं था थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेशन में। लेकिन वो यही आइडिया है कि थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेटरी जस्टिस भी एग्जाम में पूछता है, किसने दिया था, तो रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। रेक्टिफिकेशन में ये है कि जो अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स है उसको जस्ट में कर देना है, यही है। तो 3 आइडिया है, लॉकियन आइडिया प्राइवेट प्रॉपर्टी का, हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट है, मतलब पहले से जिसके पास प्रॉपर्टी राइट चल रहा है वो चलना चाहिए, वो उसका इंटाइटल्ड है। लेकिन वो एक्विजिशन जो है 3 तरीके से उसके कंडीशन है। जस्ट एक्विजिशन होना चाहिए होल्डिंग का, कि जो हम अपने पास उसको अप्रोप्रिएट किए हैं वो जस्ट होना चाहिए। ट्रांसफर अगर हुआ है होल्डिंग्स का, अगर हम किसी से लिए हैं तो वो चोरी डकैती या फिर गोला बारूद बंदूक के दम पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेशन, यदि वो हो भी गया है तो उसको हम पहले अब ठीक कर सकते हैं, अब जो है उसको ठीक करके अपने पास उसको रख सकते हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल गिवन बाय द रॉबर्ट नॉजिक। तो प्रॉपर्टी राइट्स में इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। तो सर ठीक है, तो अभी तक जितना कुछ भी एरिस्टोटल एंड लॉ का थोड़ा रिपीट करिए। कोई रिपीट कर सकता है मेरे अलावा? एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था और लॉ का? Can I try? यस श्योर। Okay, so if I'm not wrong, Aristotle was a person जिन्होंने ये कहा कि जो use होना चाहिए of the property should be given a common use, whereas the ownership should be individual. यानी for example, if I own a pen, a simple example, so the ownership of a pen should be individual, but the use could be done in a way that others can use it. So that was about Aristotle. और किसने बोला था? लॉक का, राइट? तो लॉक का था, वी नो दैट लॉक वाज मतलब ही बिलीव्ड इन नेचुरल राइट्स। तो उन्होंने कहा था कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो 3 कंडीशंस पे हो सकता है। पहला कि जो हमारे पास द पर्सन हु इज accumulating the property should have इतना पावर कि उसके पास वो जो लेबर है वो खुद से जनरेट कर सके, सो बाय आवर ओन लेबर। देन सेकंड कि इतना आप accumulate करो कि दैट यू यूज what you want, यानी कि ना ज्यादा हो ना कम हो, जितना आपको चाहिए इट शुड बी इनफ फॉर योरसेल्फ।
एंड थर्ड था कि जो कि was कि इट शुड बी इनफ एंड गुड एज टू बी लेफ्ट फॉर अदर्स, यानी अगर हम इतना यूज भी करें तो ऐसा भी हो तो सम अदर्स के थोड़ा लोगों के लिए बच जाए. So it should be enough for so that others can also use it is the third way. Second is it should be enough for us, and the first is कि हम लोग अपने own labor को generate कर सकें. ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बताया था उन्होंने, तो वो भी एक्सप्लेन. तीनों लिमिटेशंस जो था उसका सॉल्यूशन भी वही था कि क्योंकि हम जो मनी है. हाँ अपर्णा. मतलब if I don't know, I'll try it still, क्योंकि जो समझ रहे हैं वही था कि जो ये 3 bases हैं, these will also be the basis of your solutions, क्योंकि in a way or the other हम लोग उसी तरह को जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है हम उसका सोल्यूशन उसी प्रॉब्लम से ढूंढते हैं. ये लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन पॉजिटिव हमको एक सजेशन देते हैं, यानी अगर ओन लेबर है तो हमारे पास उतना पैसा या उतनी पावर तो होनी चाहिए कि हम वो लेबर जनरेट कर पाए. सो ये सोल्यूशन हो जाएगा कि हम लोग जनरेट तो करें, अक्यूमुलेट तो करें, बट वो कैसे करेंगे? तब जब हमारे पास उतनी पावर या उतना पैसा होगा कि हम उसको उस लेबर को जनरेट कर पाए. ठीक है, गुड. और कोई क्वेश्चन? प्रीवियस क्लासेस का लिंक कैसे देंगे आप? क्लासेस तो हो गई है ना. कुछ वीडियो लेक्चर्स जो है ना ग्रुप के ड्राइव ग्रुप इन्फो में जाएगा, तो ड्राइव लिंक है, उसमें कुछ वीडियोस के लिंक्स पर है, मतलब लेक्चर्स के. सारे के नहीं है, कुछ के ही है. पीपीटी मेरा वाला लेके वो हम अपने यूज के लिए बनाए हैं और वो उतना डिटेल में नहीं है, और हो सकता है आपको समझ भी नहीं आए. यदि आप फिर भी हम अपलोड कर देंगे ड्राइव लिंक में. नहीं तो उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो. अब पता नहीं रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ. यदि रिकॉर्ड हुआ होगा तो अपलोड करके हम बता देंगे कि रिकॉर्ड हुआ है. सब ड्राइव लिंक में ही मिलेगा. ठीक है, यदि आप हम ग्रुप में बता देंगे यदि अपलोडेड मतलब रिकॉर्डेड हुआ है कि नहीं हुआ. सब पीडीएफ नहीं तो प्रोवाइड करा दो. ठीक है, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे. क्वेश्चंस लगाइए आप लोग यूजीसी नेट का 2004 से 2020 तक का, और जहां से जो भी यूनिवर्सिटी के जहां से जो क्वेश्चन मिलता है जितना लगा सकते हैं लगाइए. ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स निकालने का यही तरीका. और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इस बार क्वेश्चन जो है वो यहीं के प्रोफेसर्स ने सेट किया है, तो 2019 वाला जो पैटर्न था उससे रिलेटेड हो सकता है, ना कि 20 वाले से, लेकिन कंफर्म नहीं है कुछ भी. ड्राइव लिंक जो है वो ग्रुप में. ये लास्ट ईयर जो मतलब आपके मतलब दूसरे सब्जेक्ट से भी आए थे जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, वो सब इस बार कवर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि उसमें भी एटलीस्ट 6-7. ओह आई फॉरगॉट, मतलब यहाँ पे पीएसएम और आईआईएम की भी है ना, तो एसआईएस का मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है. ओके. पिछली बार एनटीए सेट किया था क्वेश्चन, यहाँ के प्रोफेसर ने सेट नहीं किया था, तो इसीलिए वो काफी जनरल पेपर बना के दिया था. सर इस बार मतलब पुराने जैसे पैटर्न जेएनयू जैसा फॉलो करता रहता है वही हो. सीपीएस में ये होगा, मतलब हमारे सेंटर में पॉलिटिकल स्टडीज वाले में, पीओएलएम में. एसआईएस का मुझे नहीं पता. सर सब्जेक्टिव होगा क्या सर? नहीं सब्जेक्टिव नहीं, सब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव ही है. एमसीक्यू. सर ये क्या श्योर है कि प्रोफेसर ने सेट किया है? हाँ पॉलिटिकल का तो श्योर है, लेकिन उस पर डिपेंड कर रहा है एनटीए उसमें से कितना क्वेश्चन लेगा कि नहीं लेगा. इन्होंने बना के तो भेजा पॉलिटिकल साइंस. सर पॉल साइंस में ऐसे कुछ इंडियन कंटेम्पररी थिंकर्स के भी मतलब क्वेश्चन आए थे जैसे पार्थर चैटर्जी या फिर सुदीप. यस सर ऐसे कुछ उनके बुक्स वगैरह आपके पास अगर हो तो मतलब प्रोवाइड कर. अरे पॉलिटिकल प्रोसेस पे मैंने 2 क्लासेस लिए थे और वो बहुत डिटेल्ड है. तुम ड्राइव लिंक में जाओ और वहाँ पे 2 क्लासेस के लेक्चर्स पढ़े हैं. उसमें बस थिंकर्स और बुक्स हो जाए तो मतलब वो इनफ है, मतलब ये तो खुद पढ़ लेंगे. उसमें शायद है, पीपीटी हमने प्रेजेंट किया था तो वो होगा.
देख लेंगे, ठीक है। ओके हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, जिसको लेफ्ट करना है वो जा सकते हैं, जिसको कुछ नहीं पूछना है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। पीयूष आप ग्रुप में नहीं है क्या? ओके, किसी भी ग्रुप में नहीं है क्या? पीआईएसएम वाले में है ना? सर टेलीग्राम पे शेयर कर दिए सर। टेलीग्राम कहाँ पे? टेलीग्राम में कहाँ शेयर करेंगे हम? टेलीग्राम पे ग्रुप है इसका। सर उसका लिंक अगर आप कमेंट में दे दे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मिनट, 1 सेकंड। दे दिया अभी।